हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम लॉ माइंड्स के इंडियन पीनल कोड का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले लेक्चर 1 शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 1 मेंस रिया। वी विल कवर इट लाइक दिस, यू विल after reading from my notes you can clear your LLB exams with good numbers, and also you can clear your judiciary exam. The concept will be clear from my notes and from my lecture will be like this only. You will never have any doubt left, and I will also release a MCQ question paper series of that. You can access them from your certificate courses. So first of all, let us discuss about the Indian Penal Code introduction. So the Indian Penal Code is passed on. The question arises, जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा डेट से अराइज होता है। ओके, तो इंडियन पीनल कोड कब पास हुआ था? 6 अक्टूबर 1860। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जनवरी ऑफ 1862। ओके, सी हियर आर द डिफरेंसेस। वो लोग कब कौन सा क्वेश्चन पूछ लेते वी डोंट नो, हमें समझ नहीं आता है। इसलिए हम कई बार जैसे उसका फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, बेरक खोल के हम उसका फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यार अच्छा ठीक है पास हो गया था, तो हम एक डेट याद कर लेते हैं, बट देर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन द टू। तो वी विल लर्न बोथ ऑफ द डेट्स। 1860 IPC passed, implement 1862, then go to the date. Okay, इसका प्रेम्बल क्या कहता है? एक जनरल पीनल कोड चाहिए था इंडिया के लिए। सिंपली इसका प्रेम्बल हमें यही डिस्कस कराता है दैट इट वांट्स अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। ठीक है, अब इसके लिए इंडियन पीनल कोड बनने के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन कब बैठा था, कब इस पे वर्क करना शुरू किया था? तो वो किया था 1831 में फर्स्ट लॉ कमीशन बैठा था। फर्स्ट लॉ कमीशन ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आप उसके बाद देखते हो ना कि उसमें आते हैं डेफिनेशंस आते हैं बहुत सारे। जब हम बेरेक्ट खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आती है। अब सारी डेफिनेशंस हम याद नहीं कर सकते, तो आई हैव पिक्ड important definitions from you for the perspective of exams and for the perspective of knowledge that will be throughout your life. क्योंकि सारे बेरक को याद नहीं कर सकता, सारी बुक्स को याद नहीं कर सकता, तो I have picked important sections and definitions. ठीक है, from the definition clause. तो section 18, India means the territory of India. Then we go to section 8. Section 8 में define है gender. It is a gender clause. The pronoun he and its derivatives used for everyone, whether male or female. Indian penal code में कहीं भी he, him, his कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये खाली मेल के लिए। It will be for both male and female. Then we will go to section 10, man and woman. The word man denote a male of any age, woman denotes a female of any age. इंडियन पीनल कोड में कहीं भी मैन लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है वो 18 साल से ऊपर या 18 साल से कम है। मेल ऑफ एनी एज, वुमेन अगर वुमेन लिखा है तो फीमेल ऑफ एनी एज। सेक्शन 11 डिफाइन करता है पर्सन। अब पर्सन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अगर इंडियन पीनल कोड में कहीं भी पर्सन लिखा है तो उसमें क्या क्या इंक्लूसिव होगा? अगर इंडियन पीनल कोड में कहीं भी पर्सन लिखा है तो उसमें इंक्लूज होगा कंपनी, एसोसिएशन। एसोसिएशन मान लो पार्टनरशिप की होती है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इट विल नॉट बी मैटर, वो पर्सन में इंक्लूडेड होगी। फिर आते ह्यूमन बीइंग। अब आते हैं जज। व्हाट, अगर कहीं जज लिखा है तो व्हाट क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा? तो जज, जज का मतलब खाली वो पर्सन नहीं होता जो उसके पास ऑथराइजेशन है कि भाई ये जज है। ठीक है, जज में जज अंडर है पर्सन अंडर ऑथराइजेशन, मतलब कि किसी के भी पास अगर कोई ऑथराइजेशन है कि भाई हमेशा हर चीज के लिए जज नहीं होते ना, तो किसी को कोई अथॉरिटी दे रखी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मैटर का डिसीजन
अब जैसे कि होता है कई बार सीनियर ऑफिशियल्स के हाथ में जूनियर ऑफिशियल्स के प्रमोशन एंड बहुत सारी चीजें होती है, प्रमोशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, उनके रेजिग्नेशन, उनके हाथ में होते हैं बहुत सारे डिसीजन, बट दे आर नॉट जज। ठीक है, तो डिनोट्स नॉट ओनली पर्सन अंडर ऑथराइज, खाली जो ऑथराइजेशन के अंदर है वो खाली जज नहीं होंगे। डेजिग्नेशन जज इन आईपीसी कैन बी एनीबडी, कोई भी जज हो सकता है आईपीसी के अंदर, सरपंच भी जज हो सकता है। अब हम चलते हैं डिफाइन रीजन टू बिलीव, जो अगला है इसकी जो डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, रीजन टू बिलीव, ये आईपीसी में बहुत बार आएगा, तो उसका देखे। अ पर्सन टू हैव अ रीजन टू बिलीव थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर मान लो कि भाई मैंने इस, जैसे कई बार होता है ना, कोई सीनियर ऑफिसर अपनी ड्यूटी में बहुत सारा काम कर देता है, और मान लो उसने वो कुछ काम ऐसा हो गया जिसमें वो सामने वाला इनोसेंट था फिर भी उसके ऊपर हो गया, बट फिर वो कहेगा कि भाई मेरे पास सफिशिएंट रीजंस थे। अगर कोई भी नॉर्मल, इसमें हम सफिशिएंट रीजन टू बिलीव में कैसे इसका टेस्ट करते हैं कि अगर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है इस जगह और उसके सामने ऐसे सिचुएशन होती तो वो क्या करता, ये सारी चीजें आती है। अगर कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता वो उस सिचुएशन में क्या करता, हम उसको सोचकर अगर वो सफिशिएंट रीजंस है वहां पे, तो फिर उसको माना जाएगा कि दैट द पर्सन हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट थिंग एग्जिस्ट, सो ही एग्जिस्ट, सो ही डन दैट इन परसुएंस ऑफ दैट इमेजिनेशन, परसुएशन, वॉट एवर द थिंग्स। ठीक है, नाउ वी विल to act and omission. The word act denotes as well as a series of acts as a single act. The word commission denotes as well as a series of commission as a single commission. अब किसी ने चोरी करी है लेकिन वो चोरी करके फिर भाग रहा है, तो फिर उसको वो अलग से काउंट नहीं होगा, फिर उसने भागने के बाद फिर उसके साथ कोई काम किया है, ठीक है, तो फिर वो एक ही एक्ट माना जाएगा, उसको अलग अलग एक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उसने चोरी करने के 3-4 दिन बाद कोई काम किया है तो उसको क्या माना जाएगा, 3-4 दिन बाद कोई काम किया है वो भी उसी, अगर उसी एक्ट के फर्दरेंस में किया है, आज चोरी की है 2-3 दिन बाद रॉबरी करी है, तो फिर वो एक ही एक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई इंसान जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज में छुट्टी लेता है, ठीक है, अब वो आज छुट्टी ली, फिर उसने 2-3 दिन बाद छुट्टी ली, फिर उसने 2-3 दिन बाद छुट्टी ली, तो उसको क्या माना जाएगा, सिंगल एक्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इसने तो एक बार छुट्टी ली थी वो काउंट नहीं हो गया अब अगली बार, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। जब कोई रेगुलर छुट्टियां लेता है तो उसको वो एक एक्ट माना जाता है कि भाई ये इंसान बहुत ज्यादा हॉलीडेज लेता है। ऐसे ही क्राइम में है, अगर कोई बार बार वो एक्ट कर रहा है 3-4 दिन ऐसे, अब उसको अगर 6 महीने हो गए तो दैट विल नॉट बी एन एक्ट, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ सिंगल एक्ट, इट विल बी काउंटेड एज अ डिफरेंट एक्ट। ठीक है, तो कमीशन का भी ऐसा ही है, अगर सीरीज ऑफ कमीशन है मतलब कि कोई भी काम की सीरीज है तो उसको भी सिंगल कमीशन माना जाएगा। इसी तरीके से ओमिशन है। अब हम पढ़ते सेक्शन 32, द वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन ऑल्सो। अभी हमने सेक्शन इसमें पढ़ा 33 में एक्ट, ठीक है, तो इसमें इलीगल ओमिशन, जान लो मान लो हमें कोई काम करना है बट वी आर नॉट डूइंग दैट, ओके, एक्ट में तो हमें कोई काम करना है हम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट नॉट डूइंग दैट, हमें कोई काम करना है हम उसको नहीं कर रहे, तो व्हाट इज दैट, इट इज ए इलीगल इमोशन, इलीगल ओमिशन। ठीक है, हमें हमारा ड्यूटी है दैट वी हैव टू सर्व द कंट्री, एक कोई सीनियर ऑफिशियल या जूनियर ऑफिशियल ले लो, उसकी है कि भाई मुझे ये आज ये टास्क करना है बट वो नहीं कर रहा है, दैट विल बी अ इलीगल ओमिशन। पुलिस वाले के सामने चोरी हो रही है बट वो कुछ भी नहीं कर रहा है, दैट इज अ इलीगल ओमिशन, ही इज नॉट डूइंग एनी एक्ट, स्टिल ही इज डूइंग सम इलीगल एक्टिविटी, दैट इज एन इलीगल ओमिशन। अब हम करते हैं आईपीसी सेज एक्ट इज एक्स डूइंग समथिंग और रेफरिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। आईपीसी कहता है आप कुछ कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे, बट उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इलीगल, देन इट विल बी इलीगल ओनली। ओके, अगर किसी पुलिस वाले के सामने कोई घटना हो रही है एंड ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रिवेंट इट, देन इट इज ए इलीगल ओमिशन।
हमारे सामने कोई इंसान डूब रहा है एंड वी नो द स्विमिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू सेव हिम और हर, दैट इज एन इलीगल ओमिशन. ओके, नाउ section 43, illegal. Legally bound to do. The word illegal is applicable to everything which is an offense. That means every offense is illegal or which is prohibited by law or which furnishes ground for civil action. What are the things including in the word illegal? ठीक है, इलीगल में क्या क्या थिंग होती है? जो थिंग्स हम लीगली बाउंड टू डू है, हमें लीगली वो चीजें करनी चाहिए. पुलिस वाले को अगर उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, और वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इलीगल है. ठीक है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग. जो भी ऑफेंस है आईपीसी के अंदर वो सब इलीगल है. और जो लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू डिस्क्रिमिनेशन विथ समवन. इफ यू आर डूइंग सो दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. यू कांट, आप किसी को भी एक ही पार्टी को सुन के अपनी जजमेंट नहीं दे सकते हो. इफ यू आर डूइंग सो दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ. आप किसी को अपने ही खिलाफ विटनेस बनने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो. इफ यू आर डूइंग सो दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. तो एवरीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज इलीगल. विच, और जो भी चीज ऐसी है कि भाई इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, इसके लिए हम कोर्ट जाके केस डाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इलीगल. नाउ वी स्टार्ट विथ चैप्टर 1, मेंस्ट्रिया. अब तक हमने आईपीसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, डेफिनेशन क्लॉज की, वो कवर कर ली है. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है. अब हम इसका चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज मेंस्ट्रिया. अब मेंस्ट्री अगर हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो मेंस्ट्री मतलब क्या आता है? मैलाफाइड इंटेंशन. अगर आप खाली इसके कीवर्ड्स पे जाओगे तो दैट इज मैलाफाइड इंटेंशन. ओके, अब एलिमेंट, क्राइम के कितने एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. ठीक है, अगर कोई भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, अगर हम कहते हैं कि भाई ये क्राइम हुआ है, तो उसमें उसके 4 एलिमेंट होने चाहिए. तो व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज ह्यूमन बीइंग और पर्सन, second is mensria, third is actusria, that is act, and fourth one is injury. इसका लीगल मैक्सिम है actus non facit nisi mensria. अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, अब कंसेप्ट ऑफ मेंस्ट्रिया एशियन टाइम में नहीं था. जो मेंस्ट्रिया था एशियन टाइम पे नहीं था. और जो इसका प्रिंसिपल है मैग्ना कार्टा का, आर्टिकल 20, द प्रिंसिपल इन द मैग्ना कार्टा is the reflection of article 21 of constitution of India. अब मैं आपको मैग्ना कार्टा बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ what is the thing about that. My screen is visible to all ना. ठीक है, सी मैग्ना कार्टा एक जो रॉयल चार्टर था वहां, सॉरी मतलब एक किंग था, उसने सबसे पहले लॉ बनाया था. ठीक है, तो उसमें इसका जिगर था, मतलब किसका? मेंस्ट्रिया का. ठीक है, तो वो वहीं से, हमारे सारे लॉ ब्रिटिश लॉ है तो इसको वहीं से उठाए थे. ये क्वेश्चन बहुत आता है जुडिशरी में. ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. गॉट इट? अब काइंड्स ऑफ मेंस्ट्रिया. मेंस्ट्रिया कितने, इसको ब्लॉक कर देते हैं फॉर योर, ताकि आप जब मेरे नोट्स ये सब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा. अब मैं पढ़ती हूँ काइंड्स ऑफ मेंस्ट्रिया. मेंस्ट्रिया कितने काइंड्स के होते हैं? आपको ये नोट्स आप पढ़ोगे, मेरे लेक्चर लोगे, यू डोंट हैव टू ओपन एनी बुक, ओपन एनी बेयर एक्ट. तो मेंस्ट्रिया होते हैं हमारे 2 काइंड्स के. एक होता है मैलम इन से. मैलम इन से, द एक्ट विच इज वायलेटिव ऑफ लॉ एज वेल एज मोरली रॉन्ग. 2 टाइप के मेंस्ट्रिया होते हैं. एक
है हमारा मेलामिस है, जिसमें जो एक्ट है वो लॉ, तो उसको और वो मोरली भी रॉन्ग है। लॉ लॉ के लिए तो वो है ही रॉन्ग, और वो मोरली भी रॉन्ग है, जैसे कुछ चीजें सोशली रॉन्ग होती है। और दूसरा है मेलम प्रोहिबिशन, द एक्ट इज itself is not wrong, but it is treated as wrong because this law has been made and law has declared it wrong. कोई कोई पहले से चीज चल रही थी, वो रॉन्ग नहीं थी, ठीक है, लेकिन लॉ बना कि भाई ये चीज तो गलत चल रही है, हमें इसको हटाना है, तो फिर हमने उस एक्ट को क्या कर दिया, रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था लोगों के साथ, फिर इसके लिए कानून बना, फिर अब इस एक्ट को क्या कर दिया, रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो प्रोहिबिशन, ठीक है, इट इज नॉट अ इलीगल और समथिंग लाइक दैट, but it is prohibited by law, so it become illegal. Okay, it is a act of citizen that is wrong. Okay, अब morally wrong, what is that? Like, I am a normal human being, there is no duty of mine to save someone's life. There is no anything written in like that in any law that I have to save someone, any person has to save someone's life. But if I know swimming or if I know anything and I am not saving the person वो जो डूब रहा है, not saving the drawing person, that I am morally wrong because I am not saving him, and there is no law regarding that it is a duty of mine to save someone. Like this is a morally wrong. अब हम इसका केस लॉ पढ़ते हैं। केस लॉ इसका शेराज वर्सेस डी रिडसन 1895। अगर आपको अपने एग्जाम में केस लॉज मेंशन करनी है तो मैंने आपके लिए इतने अच्छे से लिखे हैं, क्योंकि वहां पे आपको पूरा पूरा नहीं लिखना ही होता, यू हैव टू जस्ट मेंशन द जिस्ट ऑफ द केसेस। सो अब हम इसमें देखते हैं इस केस में क्या था। इस केस में क्या था, इंग्लैंड और वेल्स, देयर वाज अ लॉ दैट सेलिंग लिकर टू पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी इज क्राइम। इंग्लैंड और वेल्स में एक लॉ था कि अगर आप पुलिस ऑफिसर को लिकर बेच रहे हो तो वो क्राइम है। पुलिस ऑफिसर क्या वियर करते थे, आर्मबैंड व्हेन दे वर ऑन ड्यूटी, एक आर्मबैंड वो वियर करते थे जो वो ड्यूटी पे होते थे। दिस इज अ साइन दैट पुलिस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। One day a police officer is on duty and he didn't wear armband and goes to liquor shop to buy liquor. The liquor shop owner thought police officer is not on duty. He has reason to believe that he is not on duty because he was not wearing the armband. This is a reason to believe. Got it? Because there was no sign. Issue क्या था इस केस में? In this case, the element of mens rea, malified intention, is absent, and it is easy for the constable to deny that he was on duty when asked. अगर उससे वो पूछता तो उसको मना कर सकता था बिकॉज उसने आर्मबैंड नहीं पहना, और क्या वहां पे वो एक वही साइन था। एंड ही कैन इजिली प्रोड्यूस द फॉर्ज परमिशन फ्रॉम हिज सुपीरियर ऑफिसर एज टू रिमूव हिज आर्मलेट बिफोर एंटरिंग द पुलिस हाउस। वो कोई फोर्ज परमिशन भी दिखा सकता था कि भाई मेरे को तो आज आर्मबैंड पहनने के लिए मना कर रखा। तो इसमें राइट जज जस्टिस ने ये स्टेट किया दैट इट द केस मेंस, in this case if mens rea is not necessary, then no one would save him from the conviction, but in the absence of proof and police officer can produce forged proof, so he can clearly state that I am therefore of opinion that is see। अब इसमें हमें मेंसरिया किसका पकड़ना था, इसमें हमें मेंसरिया पकड़ना था पुलिस ऑफिसर का। क्या उसने जानबूझ के अपना आर्मबैंड उतारा ताकि उसको लिकर मिल जाए? अब उसका अगर हम मेंसरिया पकड़ते, सबसे पहली बात है वो इजिली मना कर देता कि भाई मैं तो उस टाइम ड्यूटी पे नहीं था इसलिए मैंने आर्मबैंड उतार दिया। इसका कोई टाइम नहीं है कि भाई उसको उसने उस टाइम कोई लीव ले लिया, वट एवर, उसके एकदम कोई सिचुएशन हो गया दैट ही वाज ऑफ ड्यूटी, ठीक है, उसने ऐसा कुछ कर दिया। या फिर वो एक फोर्ज परमिशन लेटर दिखा दे कि सुपीरियर ऑफिसर से मेरे को मिला था आर्मबैंड, तो हम इसमें उसकी मेंसरिया नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो फोर्ज डॉक्यूमेंट ला सकता है। सी, लॉ में अगर छोटा सा भी डाउट है तो वी कांट कन्विक्ट समवन, सो हियर इज द रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो फिर कन्विक्शन उसका रुक गया क्योंकि उसकी मेंसरिया पता लगाना बहुत मुश्किल था कि वो आर्मबैंड पहन के गया या नहीं, उसने जान के उतारा या जो भी थी, ठीक है। अब मेंसरिया का रोल क्या होता है इंडियन पीनल कोड में?
मेंस रे, देखो मैंने आपको बताया मेंटल इंटेंशन ऑफ गिल्टी माइंड। मेंस रे एक्सप्रेस आईपीसी में एक्ट इज नॉन फेसिट निसी मेंस सिट रिया एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर पीनल लाइबिलिटी। देखो, इंटेंशन और एक्ट दोनों होने चाहिए जब भी कोई क्राइम बनता है। मान लो खाली एक्ट है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा, और इसमें मेंसिया नहीं मिला तो उसका कन्विक्शन रुक गया। एक्ट था, बट एक्ट था, वो गया उसने दारू ली, एक्ट था, बट इंटेंशन नहीं हुई क्लियर, तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। इस जो आपका लीगल मैक्सिमस का मतलब ये ही है कि इंटेंशन एंड एक्ट बोथ होनी चाहिए जब भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये एक्ट है, ये इंटेंशन है। अगर खाली एक्ट होगा तो नो क्राइम, खाली इंटेंशन होगी तो नो क्राइम। जहां एक्ट और इंटेंशन दोनों मिल गए, दैट इज द क्राइम। An act without intention is not a crime, and intention without an act is not a crime. From the above figure, it can be concluded that act plus intention constitutes a crime. Manslaughter is not defined in the Indian Penal Code anywhere. Mere commitment of offense is not enough, but it must be proved that it is committed with guilty mind. Mere act कोई भी वो नहीं होगा आपका, कॉन्स्टिट्यूट नहीं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन गॉट हिट बाय क्रिकेट बॉल एंड डाइड when the play is going, the person who hit the ball will not be charged with murder as there is no intention, क्योंकि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। कोई भी चलती ट्रेन के सामने आ जाता है तो उसका ट्रेन का ड्राइवर को नहीं है वो किया जाएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। he was doing that and you came between the act. ओके, अब हम करते हैं जिन जिन वर्ड्स के अंदर, क्योंकि मेंस्ट्रुए एज अ डिफाइन तो नहीं किया गया, जिन जिन वर्ड्स के अंदर आईपीसी में मेंस्ट्रुए डिफाइन किया गया है। सी, इतने अच्छे से मैंने आपके लिए सारे नोट्स बनाया, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। मैं सोच रही हूँ अगर मुझे एलएलबी के टाइम पे मिल जाते तो मेरे लिए बहुत ही हेल्प हो जाती, बट नो प्रॉब्लम। फ्रॉडेंटली सेक्शंस, इन सेक्शन में मेंस्ट्रुए को आपको देख सकते हो आईपीसी के अंदर। डिसऑनेस्टली इन सेक्शन के अंदर, वॉलंटरी एंड इंटेंशनली, आप ये सब पढ़ सकते हो, ये सब मैं आपको बोलूंगी तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव। इंटेंशन जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं, मोटिव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन इतना आता है, इतना आता है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। सो इंटेंशन होता है आप एक्ट को कैसे कर रहे हो। इंटेंशन इज अ डिजायर टू प्रोड्यूस अ कॉन्सिक्वेंस, टू एग्जामिन द इंटेंशन। द क्वेश्चन वुड बी एज टू हाउ द पर्सन हैज डन द एक्ट, उसने ये काम कैसे किया है। एंड मोटिव, मोटिव इज द अल्टीमेट पर्पस, व्हाई आर यू डू। सी, इंटेंशन इज हाउ, मोटिव इज व्हाई, आप क्यों कर रहे हो। इंटेंशन आपने कैसे कैसे ये काम किया। Motive is the reason behind doing of a particular act. Motive is a pulling factor which pulls a person to do a particular act of or offense. Whenever motive has to be examined, the question will be as to why the person has done that act. क्यों किया। अगर हमें किसी इंसान का मोटिव देखना होता है तो हमें ये एग्जामिन करना होता है उसने ये एक्ट क्यों किया। Now we will do the case study one of Ahmed George versus State of Maharashtra। इसमें भी मेंस्ट्रुए की अब हम बात करते हैं। इस केस के पहले हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। Ahmed George इसमें अपीलेंटेड है। He boarded a plane from Zurich, स्विट्जरलैंड। उसने जूरिच से उसने जूरिच स्विट्जरलैंड के लिए प्लेन लिया। कहाँ तक के लिए, मैनीला फिलीपाइंस। बिटवीन द फ्लाइंग द रूट फ्लाइट इट स्टेट एंड मुंबई फॉर हॉल्ट के लिए कई बार फ्लाइट रुकती है तो वो रुकी। ही वॉज कैरिंग गोल्ड, वो उसके पास गोल्ड था। ऑन इंस्पेक्शन बाय पुलिस द अपीलेंट रिफ्यूज दैट ही हैज गोल्ड, बट व्हेन पुलिस ऑफिसर चेक्ड दे फाउंड 34 kgs ऑफ गोल्ड इन इट। In India, it is a law that
person cannot carry gold more than 6 kgs without the notification whether or क्योंकि ऑन ट्रांसिट, क्योंकि अगर आप 6 kg से ज्यादा इंडिया में लॉ अगर आप गोल्ड ऐसे लाते हो तो यू हैव टू पे द ड्यूटी, और इस ड्यूटी टैक्स को बचाने के लिए लोग गोल्ड छुपा कर लाते हैं। बट इसका प्लेन हॉल्ट पे था। लेट अस, अब बहुत इंटरेस्टिंग केस है, अब इसको पढ़ते हैं। Issue, he was charging with the FARA Foreign Exchange Regulation Act. He was declining on the matter that he didn't know that it is an offense. But decline कर रहा था, मुझे नहीं पता भाई ये offense है। He said in India it is not a crime to carry gold on transit, but this law has been withdrawn in recent time. ये लॉ पहले कि आप ट्रांसिट में कितने गोल्ड लेके जाओ वो आपका इलीगल नहीं है, बट ये लॉ चला गया, उसको इसके बारे में पता नहीं। अब law is for lazy or not, we will study this. He was not aware of this. He was also carrying a backpack which has more pocket type of which is usually used for smuggling also. उसके पास एक ऐसा बैग था जिसमें ज्यादा पॉकेट्स थी, और उस बैग को स्मगलिंग के लिए भी यूज हो सकता होता है। There was also suspicion of his on him if he is smuggling the gold. इसमें क्या हेल्ड हुआ? In this case, court held that it is a case of strict liability. So absence of mens rea is not an issue and mistake of law is not an excuse. In this case, mens rea is self-imposed by court and he had charged sentence for years in prison. अब आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे मेंस रे नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा क्राइम? देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे कि कोर्ट मेंस रे पुट कर देती है। देखो लॉ इज नॉट विदाउट एक्सेप्शन, तो हियर इज एन एक्सेप्शन, सिंपली द थिंग इज लाइक दैट। तो ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस है, जैसे कि अगर आपके बैग में ड्रग मिलता है तो देयर विल बी नो एनी कि आपके बैग में कहाँ से आए नहीं आए, यू विल बी चार्ज on that point and the case will go on, then you will have to prove your things, but you will be charged on that and you will be punished. Okay, so कुछ केसेस में आपके ऊपर मेंसरिया डाली जाती है क्योंकि वो केसेस रहते हैं इतने स्ट्रिक्ट होते हैं that the court has to put like in this case. ओके आप ये नहीं कह सकते, मतलब कोई भी नो एक्सक्यूजेबल, आप कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकते। लॉ इज नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो, कि आपको लॉ का नहीं पता है ये आपका कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। कल को आप कह दो मान लो आज वो लॉ नहीं है, ठीक है, अब कल को वो लॉ बन गया बट आपने वो एक्ट कर दिया, देन यू विल बी पनिश्ड। You should be aware of the law. Simply, you should be aware of the law. A third element है क्राइम का actus reus. अभी हम mens rea पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग था, that is not an element to be studied. Next the mens rea, now is actus rea. It is a physical element of crime, it is an act, it is a result of act, it is physical effect of example death is actus rea. मतलब कि act simply act, mens rea में तो हमें mind पढ़ना था, तो simply act is an actus rea. अब हम बढ़ते हैं fourth element, that is injury. Any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Injury must be illegally caused to another human being or to body of individual or to a society at large. Reputation इसमें defamation भी आ सकता है, property आप किसी के प्रॉपर्टी trespassing वगैरह, ये सब हम बाद में आगे पढ़ेंगे, इसी मतलब कि आईपीसी में हाउस trespassing वगैरह क्या होती है। तो दिस आर offense related to body, माइंड, बॉडी के साथ रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, ऑल दिस आर injury. Injury is not included only the harm on the body, it is also harm on the reputation of one person and harm on the property of one person. It is not including on only the injury that is caused, that we see and that we that our mind grasps after reading the one word injury. It is inclusive of all the things. Let me highlight the things and we will study it in the later lecture series part.